नमस्कार साथियों। अरे वाह बहू, क्या खूब गिरगिट की तरह रंग बदलती है तू तो। श्वेता ने अपनी सास से कहा, देखिए माँ जी, अब वीरेंद्र तो रहे नहीं और आपके इन तीन तीन पोते पोतियों का बोझ मुझ पर छोड़ गए हैं। ना तो आप लोगों की पेंशन आती है जिससे मुझे सहायता मिल सके, और ना ही आपका बेटा मेरे लिए कोई सुरक्षित पूंजी या बीमा की रकम छोड़ कर गया है जिसके सहारे मैं इन बच्चों की देखरेख और अपना जीवन यापन कर सकूं। श्वेता की सास दमयंती जी ने अचरज भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो बहू? श्वेता बोली, देखिए माँ जी, जो बात है मैं साफ साफ कह देती हूँ। अब देवर जी से तो मैं उम्मीद लगाए बैठ नहीं सकती कि हर महीने वो मेरे बच्चों की फीस भरे, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करें और फिर सालों बाद इस एहसान का बोझ हम पर जताए। इतना सुनकर श्वेता के देवर अरविंद ने कहा, अरे अरे भाभी जी, आप मुझे क्यों इसमें घसीट रही हो? मैं किसी एहसान के चलते नहीं बच्चों से स्नेह की खातिर यह सब करता हूँ। फिर हमारा तो एक ही बेटा है और हम दोनों कमाते हैं। आपके और भैया के बच्चे भी तो हमारे हैं, हम खुशी से उनके लिए यह सब करते हैं। श्वेता बोली, हाँ हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर कल को कीर्ति या वंश को ऐसा लग सकता है कि आपने उनका हक इन बच्चों में बांट दिया। फिर कीर्ति भी बेचारी नौकरी करती है, सुबह से शाम तक मेहनत करती है, तो फिर उसकी कमाई यूं ही क्यों लुटाई जाए? क्यों? ठीक कहा ना मैंने कीर्ति, तुम तो समझने की कोशिश करो। कीर्ति ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, अरे भाभी प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिए, वरना कल को सब यह कहेंगे कि चाची बच्चों से सोतेला व्यवहार करती है। तभी उसकी सास दमयंती जी बोली, श्वेता तुम्हें यह क्या हो गया है? यह सुबह सुबह तुम कैसी बात लेकर बैठ गई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हें कोई नौकरी करनी है तो बोलो, आत्मनिर्भर होने में कोई बुराई नहीं है, मगर इस तरह सब पर लांछन मत लगाओ। नहीं नहीं माँ जी, मेरी किसी पर भी लांछन लगाने की कोई मंशा नहीं, और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी यह रिश्ते ऐसे ही प्यार से बने रहें जैसे अभी बने हुए हैं। यह बेचारे बिन बाप के बच्चे अपने चाचा चाची की इतनी इज्जत करते हैं, भगवान करे इनका प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, ये प्यार कभी ना टूटे। इसलिए मैं जो कहना चाहती हूँ वह आपको शायद अभी गलत लगे, मगर बाद में आपको भी मेरा यह फैसला ठीक लगेगा। दमयंती जी बोली, देखो बहू, अब और मत उलझाओ, मेरा मन बैठा जा रहा है, जो भी कहना है साफ साफ कहो, यूं जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ। तो ठीक है माँ जी, सुनो, वीरेंद्र तो अब रहे नहीं और उनके ना रहने से मेरे तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है। ऐसे में अब पहली बात तो यह है कि मैं इस घर की और कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी, और दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी भाभी से बात करके अपने मायके के पास एक बड़ा बुटीक कम पार्लर खोलने का फैसला किया है। श्वेता की यह बात सुनकर दमयंती जी बोली, हाँ तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, हम उम्मीद भी नहीं करते कि तुम इस घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाओ, मगर जहाँ तक बुटीक की बात है वह तो यहाँ भी खोला जा सकता है, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? यहाँ कौन सा दुख है तुम्हें? श्वेता ने बड़ी बेबाकी से कहा, अब माँ जी बात ऐसी है कि एक तो यहाँ 1000 बंदिशें रहेंगी, यह करो वह करो, वह मत करो या यह मत करो। दूसरे, आप तो जानती हैं कि मेरी दोनों भाभियाँ सिलाई और पार्लर का काम बरसों से करती आ रही हैं, मगर बेचारे मेरे मायके वाले भी तो इतने गरीब हैं कि खुद से सपना भी नहीं देख सकते इन सब के बारे में। अब वहाँ अगर मैं खोलती हूँ तो उनके सारे पुराने कस्टमर तो पहले से ही तय हैं, तो शुरू होते ही हमारा काम चल निकलेगा। अरविंद और कीर्ति चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सीधी सादी सीता जैसी बड़ी भाभी ऐसा रंग भी बदल सकती है। तभी सासू माँ दमयंती जी ने अश्रुपूर्ण आंखों से कहा, तो सीधे सीधे कहो ना बहू कि तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो। श्वेता बोली, नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपसे मिलने बच्चों की छुट्टियों में आया करूँगी ना, और न जाने अगर मेरा काम चल निकले तो वारे न्यारे। दमयंती जी बोली, ठीक है श्वेता, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जब कोई हक ही नहीं बचा तो तुम्हें रोकने का तो क्या कहूँ। अब क्या इरादा है तुम्हारा, यह बताओ, और यह सब करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगी? कुछ सोचा है तुमने? हाँ माँ जी, अब आपने सही सवाल किया। ऐसा है, यहाँ से जाकर मैं अपने मायके में तो रह नहीं सकती, वरना रिश्तेदार शक करेंगे कि आप लोगों ने पति के गुजर जाने के बाद बच्चों समेत मुझ विधवा को घर से निकाल दिया।
तो मुझे अलग से एक घर और बुटीक और पार्लर के लिए कोई बिल्डिंग देखनी होगी। फिर बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन, नई जगह घर बसाने के खर्चे इत्यादि। तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर खर्चा काफ़ी है। तो मैंने एक वकील से बात करके आपकी और बाबूजी की इस प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की अर्जी दे दी है। श्वेता की यह बात सुनकर वह सभी सन्न रह गए। इस बार अरविंद बोला, अरे वाह भाभी, जब आपको हमारे साथ नहीं रहना तो हम भी आपके मायके वालों के लिए भला अपनी प्रॉपर्टी के टुकड़े क्यों करेंगे, वही लोग इंतजाम करें ना तुम्हारा। अरविंद की इस बात पर दो टूक जवाब दे दिया श्वेता ने। ऐसा है देवर जी, प्रॉपर्टी मेरे मायके वालों के लिए नहीं बल्कि आपको अपने भैया के बच्चों के लिए बांटनी है, और अब आप नहीं बल्कि अदालत इसका फैसला करेगी। मैंने इसलिए पहले से ही अर्जी दे दी थी। तभी उसकी देवरानी कीर्ति बोली, देखा मैं कहती थी ना कि तुम्हारी भाभी इतनी सीधी नहीं जितना कि वह दिखावा करती है। कीर्ति अपनी सास से बोली, कोई बात नहीं माँ जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, आप इनका हिस्सा देकर मामला रफा दफा कीजिए। तभी श्वेता ने कहा, माफ़ कीजिए देवरानी जी, हिस्सा मुझे आप लोगों से भीख में नहीं बल्कि कोर्ट से हक के रूप में चाहिए और मैं वहीं से लूँगी। तभी दमयंती जी बोली, ठीक है श्वेता, तुम्हें जो करना है करो, बस इतना बताओ कि जब हम तुम्हें शादी से पहले देखने आए थे और शादी के बाद भी जब बाबूजी ने एक बार तुम्हारे नाम कुछ रकम करने का परामर्श दिया था, तब तो हमेशा तुम कहती थी कि ना ही मुझे आपके रुपए चाहिए और ना ही आपकी जायदाद का लालच है। तो फिर आज यह क्या रूप दिखा रही हो, या फिर वो सब कुछ तुम्हारा ढकोसला था? श्वेता बोली, देखिए माँ जी, तब की बात कुछ और थी। बाबूजी थे, वीरेंद्र थे, मगर अब ना आपका सहारा है और ना ही मेरा सहारा है। ऐसे में कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप तो फिर भी देवर जी के साथ या फिर कैसे भी करके अपना बुढ़ापा काट लेंगी, मगर मैं बेचारी अकेली इन बच्चों को लेकर कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि समय रहते ही अब मुझे भी इनका भविष्य सुरक्षित कर लेना चाहिए। आखिर यह भी तो अपनी मर्जी से जिए। अरविंद चिल्लाया, तो यहाँ कौन सी तकलीफ है तुम्हें? दमयंती जी बोली, छोड़ दे बेटा, सुना था आज देख भी लिया कि कैसे जवान बेटे के जाने से संसार उजड़ जाते हैं। क्या खूब गिरगिट सा रंग बदला है बहू तुमने। ठीक है, ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। इन बच्चों के नाम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, मगर दोबारा ऐसा धोखा किसी और को मत देना और अपने बच्चों से कभी मत कहना कि तुमने हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी की, वरना शायद वह भी बड़े होकर तुम्हें माफ़ न कर पाएं। आज तड़पती होगी वीरेंद्र की आत्मा कि जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, प्यार करता था, उसने उसके घर का चीर हरण कर दिया। आज जाओ बहू जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो। मैं तो अब भी यही कहूँगी, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हें बद्दुआ दी तो मेरे वीरेंद्र की औलाद तबाह हो जाएगी। इतना कहकर दमयंती जी कांपते हुए कदमों से अपने कमरे में चली गई। क्या पलटी खाई है भाभी आपने कमाल कर दिया। आपको तो फिल्मों में एक्ट्रेस होना चाहिए। इतने बरसों से प्रेम और समर्पण का क्या ढोंग रचाया था आपने। वाह भाभी वाह, कहकर अरविंद और कीर्ति भी माँ जी के कमरे में उन्हें ढाढ़स बंधाने चले गए। अरविंद बोला, माँ जी आप फिक्र न करें, हम भी देखते हैं कि अदालत में क्या करती है ये। मैं भी महंगे से महंगा वकील करके उनको मजा चखा दूंगा। दमयंती जी बोली, छोड़ो बेटा, जाने दो। यदि हम भी यही सब करेंगे तो वीरेंद्र के बच्चों का क्या होगा। अब मन भी नहीं मानता, अब भी दिल कहता है कि शायद कानों सुना गलत हो। यह किस्मत भी कितनी अजीब होती है, कब कौन सा दिन दिखाए और कब किस मुसीबत से बचाए, किसी को खबर ही नहीं लगती। दमयंती जी ने आह भरते हुए कहा, चलो जो प्रभु की इच्छा। अगले ही दिन अदालत का नोटिस आ गया। अरविंद और दमयंती जी के नाम के समन थे। सब लोग तारीख पर अदालत पहुंचे और मुकदमा शुरू हुआ। श्वेता के वकील ने कहा, हाँ तो जज साहब, श्वेता जी की तरफ से मैं दमयंती जी और उनके पति स्वर्गीय रमाकांत जी द्वारा अर्जित की गई जायदाद के 5 हिस्से कर उनमें से उनके हक के 3 हिस्से कानूनी तौर पर उनके नाम करने की अर्जी देता हूँ। इतना सुनते ही अरविंद के कान खड़े हो गए। अरे यह कैसी अर्जी, 3 हिस्से इनके कैसे हुए? इनका तो तीसरा हिस्सा हुआ केवल, यह तो नाजायज मांग है। वह चिल्लाया। जज साहब अरविंद की बात काटते हुए बोले, देखो यह अदालत है, आप यहाँ चिल्लाइए मत, जो कहना है अपनी बारी आने पर ही कहिएगा। श्वेता जी आप बताइए, आपको क्या कहना है? जज साहब देखिए, मेरे ससुर जी जीते जी वैसे भी कुछ पैसे मेरे नाम से करना चाहते थे,
जो बात सासू माँ को भी अच्छे से पता है, मगर तब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी थी और मैंने इनकार कर दिया था कि वह मेरे नाम पर कुछ ना करें। मगर अब जब मेरे पति श्री वीरेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे और तीनों बच्चों का बोझ मुझ पर आ गया है और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे अपने देवर देवरानी का मुंह ताकना पड़ता है, तब मुझे लगता है कि मुझे भी अपने बच्चों का उनके दादा दादी की संपत्ति में जो हक बनता है वह मिल जाना चाहिए, जिससे उनका लालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके। और कानून भी यही कहता है कि दादा दादी की अर्जित की हुई जायदाद में उनके पोते पोतियों का बराबर का हिस्सा होता है। तो फिर इस हिसाब से माँ जी, देवर जी के बेटे और मेरे तीनों बच्चों में यह जायदाद बराबर बराबर 5 हिस्सों में बढ़ जानी चाहिए, जिसमें से 3 हिस्से मेरे हक के बनते हैं। मैं तो यही चाहती थी कि यह किस्सा घर पर ही निपट जाए और मुझे अदालत तक ना आना पड़े, मगर देवर जी के रवैये को देखते हुए मुझे तो यह भी नहीं लगता था कि यह लोग मुझे मेरा हिस्सा देंगे। इसलिए मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जो पैसा मेरे ससुर जी मेरे नाम पर करना चाहते थे उस पर भी तो मेरा ही हक हुआ। तो मेरी सासू माँ को ईमानदारी से वह पैसा भी आज मेरे नाम कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर मैं ज़्यादा दिन इन लोगों के साथ रही तो अपने हिस्से से भी मैं वंचित कर दी जाऊंगी और मेरे बच्चे हर बात के लिए बस अपने चाचा का मुंह ताकते रहेंगे। आगे आप जो फैसला लें वह हमें मंजूर होगा। यह सब सुनकर अरविंद एक बार फिर से भड़क गया और जज साहब से अपना तर्क रखने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर उसने कहा, जज साहब, मैं इनके बच्चों की हर छोटी से छोटी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, उनका सारा खर्चा उठाता हूँ। मेरी बीवी भी काम से थकी हारी होने के बावजूद उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, इनका पूरा ध्यान रखती है। फिर भी यह न जाने क्यों हम पर ऐसे लांछन लगाकर हमारी जायदाद हड़प लेना चाहती है। मेरे हिसाब से तो हमें भी अब इनके साथ नहीं रहना और आप इस जायदाद को 3 हिस्सों में बांटकर मेरी माँ का और मेरा हिस्सा हमारे नाम कर दीजिए और उन्हें उनका हिस्सा देकर इस केस को निपटा दीजिए। जज साहब ने कहा, देखिए, किसे कौन सा हिस्सा देना है और कितने हिस्से होने हैं यह बात तो अदालत तय कर लेगी। आपको इसमें अपनी राय जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जज साहब ने दमयंती जी से पूछा, हाँ तो माता जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अब मैं क्या कहूँ जज साहब, बेटा रहा नहीं और उसे गए अभी बरस भी पूरा नहीं हुआ और बहू ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। जो कहा करती थी कि मुझे ना आपका पैसा चाहिए ना जायदाद से प्यार है, आज उसे ही हमसे ऊपर पैसा और जायदाद दिख रहे हैं। जब इसका ही रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है तो फिर हम भी इससे रिश्ता रखकर क्या करेंगे? जो भी न्याय संगत हो वह हिस्सा आप कर दीजिए, फिर चाहे इसे 3 हिस्से मिलें या 4। और जो भी मेरे पति ने उस वक्त इसके नाम पर 5 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी वह भी मैं इसके नाम अदालत में जमा करवा दूंगी। अब क्योंकि दमयंती जी भी बंटवारे के लिए सहमत थी तो 2-3 तारीखों में ही केस सुलझ गया और जायदाद के 5 हिस्से कर दिए गए, जिसमें से 3 हिस्से श्वेता के बच्चों के नाम कर दिए गए और 1 हिस्सा अरविंद व उसके बेटे के नाम कर दिया गया। बचा 5वां हिस्सा जो दमयंती जी के नाम हो गया, जिसमें से 5 लाख रुपए नगद उन्होंने श्वेता के नाम अदालत में जमा करा दिए। कुछ ही दिनों में वह आलीशान बंगला बिक गया और सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। श्वेता अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई और दमयंती जी अरविंद और कीर्ति के साथ रहने चली गई। बड़े दुखी मन से वह सब अलग हुए। बच्चों से बिछड़ते वक्त अरविंद और कीर्ति की आंखों में आंसू थे और दमयंती जी का भी रो रो कर बुरा हाल था, मगर श्वेता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल गई जायदाद में अपना हिस्सा लेकर अपने मायके की तरफ। साथियों, आपको क्या लगता है श्वेता ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वाकई में श्वेता, जिसे उन लोगों के पैसे और जायदाद में कोई रुचि नहीं थी, वह अपने पति की मौत के बाद इतनी स्वार्थी हो गई, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। श्वेता की गाड़ी अभी कुछ दूर ही निकली थी कि श्वेता अपने वकील को फ़ोन लगाती है, वकील साहब, मैं अपने हिस्से की जायदाद के कागजात लेकर आपके पास आ रही हूँ। आगे आप भली भांति जानते हैं कि आपको करना क्या है। उधर अरविंद और कीर्ति एक फ्लैट देखते हैं और उनके हिस्से से तो यह फ्लैट नहीं आ पाएगा, तो दमयंती जी भी अगर अपने हिस्से का पैसा इसमें मिला दे तो यह आलीशान फ्लैट आराम से खरीद सकते हैं।
इस बात का जवाब देते हुए दमयंती जी कहती हैं कि वह अपने हिस्से का पैसा उन्हें देने को तैयार है, मगर वह फ्लैट उनके और अरविंद के जॉइंट नाम से किया जाएगा, तभी उसमें अपना हिस्सा डालेंगी, वरना नहीं। वह एक बार धोखा खा चुकी है और दूसरी बार धोखा खाने को कतई तैयार नहीं है। अरविंद कहता है, माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने जो किया उसकी सजा आप क्या अब हमें भी दोगी? दमयंती जी ने जवाब दिया, क्या करूं बेटा, दूध का जरा तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर मैं तो अपनों के ही दर्द की मारी हूँ। वैसे भी अगर प्रॉपर्टी लेनी है और पैसा डालना ही है तो जॉइंट नाम से लेने में बुराई भी क्या है? कौन सा मैं तुम्हारा फ्लैट लेकर कहीं भागे जा रही हूँ? तुम्हारे ही नाम तो करूँगी। उसको तो उसका हक दे दिया। अब कुछ ही दिनों में वह फ्लैट तैयार होने के बाद दमयंती जी, अरविंद, कीर्ति और उनके बेटे सहित उस फ्लैट में शिफ्ट कर गई और बंगला खाली हो गया। जिस बिल्डर ने वह बंगला खरीदा था उसने बंगले के नवीनीकरण का काम रातों रात शुरू करवा दिया। तकरीबन 6 महीने बाद दमयंती जी, अरविंद और कीर्ति को उस बिल्डर की तरफ से उस बंगले के लोकार्पण का एक न्योता आता है। दमयंती जी वहां जाने की तैयारी करने लगती है, जिस पर अरविंद पूछता है कि वह कहां जाने की तैयारी कर रही है। तो अरविंद की माँ उसे जवाब देती है, अरे भूल गए क्या तुम, बिल्डर का न्योता आया है, कल उस बंगले में जाना है। तभी कीर्ति कहती है, माँ जी, क्या करने जाएंगे हम वहाँ? अब वह बंगला हमारा थोड़े ही नहीं रहा। आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अब यह सब पागलपन छोड़िए और जल्दी से मेरे साथ चलकर रसोई में थोड़ी मदद करवा दीजिए। दमयंती जी कहती है, नहीं, मैं तो वहाँ कल जाऊँगी। तुम लोगों को आना हो तो आओ और ना आना हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी जब से इस घर में आए हैं तुम लोग अपनी मर्जी कुछ ज़्यादा ही करने लगे हो। उसी रात कीर्ति अरविंद से कहती है कि अब यह न जाने कौन सा नया नाटक लेकर दमयंती जी बैठ गई हैं। जिस बंगले से हम लोग पहले ही हाथ धो चुके हैं, अब उसे दोबारा देखकर अपना जी जलाने से क्या मिलेगा? अब तक तो उन्होंने कागजात पर भी दस्तखत नहीं किए, कोई नया नाटक ना हो जाए वहाँ। अरविंद कीर्ति को चुप कराते हुए कहता है, चुप रहो कीर्ति, बगल में ही माँ का कमरा है, अगर सुन लिया तो सारी पोल खुल जाएगी। यह तो अच्छा हुआ कि भाभी की वजह से 2 हिस्से हमें मिल गए, वरना अगर हमारा राज खुल गया तो बंगला बेचने की हमारी प्लानिंग थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, तो यह फ्लैट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। चलो कल चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है और आखिर हमें क्यों बुलाया गया है। दूसरे दिन सुबह वे लोग अपनी गाड़ी से वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। बहुत समझाने के बावजूद भी दमयंती जी नहीं मानती और गाड़ी में अपने कपड़ों से भरी अटैची रख लेती है, मगर वजह नहीं बताती कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह बंगला पूरी तरह से बदल दिया जा चुका है और मेन गेट पर एक खूबसूरत सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा था दमयंती का आश्रय भवन। गेट के दूसरी तरफ श्वेता, उसके बच्चे और मायके वाले खड़े थे, साथ ही साथ खड़ा था उसका वकील। तभी अरविंद ने कहा, हे भगवान, यह क्या माजरा है, यह मैं कैसे भूल गया। यह वकील तो श्वेता की मौसेरी बहन का पति था। मुझे तो यह श्वेता की कोई बहुत बड़ी चाल लगती है। माँ, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, अभी वापस चलो, वरना और न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। कीर्ति भी बोली, हाँ सासू माँ, मुझे भी लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। देखो तो उस दिन कैसे लड़ रही थी और आज यहाँ ऐसे हंसते हुए खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह इसकी हमें फंसाने की कोई नई तरकीब लगती है। दमयंती जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों घबराते हो बेटा, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। वैसे भी तुम तो मुझे आज से ठीक 8 महीने पहले ही एक आश्रय भवन में छोड़ आना चाहते थे, तब ना हुआ तो अब सही, इसलिए तो मैं अपना सामान भी अपने साथ ही लेकर आई हूँ। हाँ, यह बात और है कि आश्रय भवन मैंने बनवाया है अपने जैसे बेसहारा बुजुर्गों के लिए, और वो भी श्वेता की सहायता से। आओ अंदर तो आओ, देखो कितना भव्य है, खूबसूरत है। वकील ने कहा, आइए दमयंती जी, यह लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज जो कि यूनिक बिल्डर्स ने दोबारा आपके नाम पर कर दिए। अब आप इस आश्रय भवन की मालकिन हैं। श्वेता बोली, माँ जी, मुझे आपके रुपए ना पहले चाहिए थे और ना ही आज चाहिए, ना ही मुझे आपकी जायदाद में कोई दिलचस्पी है। उस दिन अगर मैंने जोश जोश में ज़्यादा ही कुछ बोल दिया हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी गाड़ी में बैठकर अपने शब्दों के लिए बहुत पछताई थी। आप लोगों से मिलने के लिए इन महीनों में बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ। अब आइए और अपनी जायदाद और अपने वीरेंद्र के बच्चों दोनों को संभालिए। अरविंद और कीर्ति के चेहरे की तो जैसे सारी हवा उड़ गई। कीर्ति अरविंद से बोली, भाभी तो वाकई गिरगिट की तरह रंग बदलती है, क्या एक्ट्रेस है। दोनों मिलकर हमें ही उल्लू बना गए।
और इतने महीने तक खबर भी नहीं लगने दी। माँ ने पूछा, क्या हुआ अरविंद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारी माँ को उनका बंगला वापस मिल गया? अरविंद लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ यह सोच रहा था कि बिल्डर ने यह बंगला आपके नाम वापस क्यों और कैसे कर दिया, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी अगर श्वेता भाभी ने भी अपना हिस्सा शर्म के मारे आपके नाम वापस किया हो तो भी उसके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 ही हिस्से थे, तो भी इतने कम पैसों में यह बिल्डर भला यह मकान हमें वापस क्यों देगा? दमयंती जी बोली, हमें नहीं अरविंद, उसने केवल मुझे दिया है। तुमने शायद ठीक से पढ़ा नहीं, बाहर मेरा नाम लिखा है। तुम्हें कहानी समझ नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मैं ठीक से पूरी कहानी आज तुम्हें समझाती हूँ। जिस रात तुम श्वेता और उसके बच्चों को उनके ननिहाल भेजकर फिर अकेले में मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत करवाने का प्लान अपनी प्यारी कीर्ति के संग बना रहे थे, उसी रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अगले ही दिन मैंने श्वेता से इन सब बातों का जिक्र किया था। पहले तो वह बहुत घबरा गई, लेकिन फिर वह अपनी मौसेरी बहन के पति, जो यह वकील साहब तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने ही हमें यह चाल समझाई। तुमने कहा था ना कि भाभी कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। मैं भी मानती हूँ कि श्वेता ने उस दिन वाकई बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। हम जानते थे कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तुम 2-4 दिनों में ही श्वेता को उसके मायके भेजने का प्लान बना चुके थे और मेरे साइन करवाने के लिए तुम्हारे कागजात भी सब तैयार हो चुके थे। इसलिए उस दिन सुबह सुबह अचानक वकील साहब के कहने पर श्वेता ने वह सब इल्ज़ाम तुम पर लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वकील साहब ने अदालत में केस दाखिल करके समन भेजकर हम सबको कोर्ट बुला लिया। बंटवारा तो पहले से ही हम लोग निर्धारित कर चुके थे, इसलिए मैंने अदालत उस दिन बिना कुछ भी कहे चुपचाप श्वेता के नाम उसके बच्चों के 3 हिस्से और 5 लाख रुपए कर दिए, जिसे लेकर वह घर से निकलकर सीधे वकील साहब के पास गई और उसके बाद बिल्डर के साथ उसकी आश्रय भवन स्थापित करने की डील पक्की हुई। तुम यह सोच रहे होंगे कि बाकी के 2 हिस्सों में से एक तो तुम्हारा हुआ और दूसरा तुमने मुझसे धोखे से फ्लैट लेने के बहाने ले लिया, और उस पर इस पुरानी इमारत के नव निर्माण के लिए मैं पैसे कहां से लाई। तो बेटा, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम अपनी चतुराई में यह भूल गए कि तुम्हारे पिताजी की गांव में पुश्तैनी जमीन भी थी, जिसे बेचकर मैंने बाकी का खर्चा उठाया। और हाँ, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गई हूँ, वकील साहब से कहकर मैंने अदालत में एक और केस बनवा दिया है, जिसके हिसाब से अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तो मुझे मेरे हिस्से का आधा पैसा वापस लौटा दिया जाए। तुम चाहो तो लोन लेकर मुझे दे सकते हो, या फिर चाहो तो अदालत में हम इसका फैसला करके तुम्हारा फ्लैट बिकवा सकते हैं। अरविंद हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, या फिर जरूर यह श्वेता भाभी की कोई नई चाल है, फिर से एक बार आपको फंसाने के लिए। आप इसकी बात मत सुनो। बेटा, किसकी क्या चाल थी वह तो मैं आज से ठीक 8 महीने पहले ही अपने कानों से सुन चुकी हूँ। वह तो भला हो इस बेचारी का, जो अपना पति खोने के बावजूद भी अपने दुख से निकलकर मेरे साथ खड़ी हो गई। यदि यह ना होती और उसका परिवार ना होता तो तुम लोगों ने तो मेरा सब कुछ बेचकर मुझे किसी आश्रय भवन में जीने मरने को मजबूर कर दिया होता। साथ ही इस बेचारी के बच्चों को भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया होता। दमयंती जी ने उसे करारा जवाब दिया और जाकर श्वेता के बच्चों को पहले तो बहुत सारा प्यार किया, फिर उसके साथ खड़ी हो गई और कहा, यदि अब तुम लोगों को पूरी बात समझ में आ चुकी हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें अभी जो तुम लोगों ने मुझसे मेरा हिस्सा लिया था वह वापस करने का इंतजाम भी अगले 15 दिनों के भीतर ही करना है, जिसके ना होने पर मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। कीर्ति बोली, माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? अपने पोते पर तो तरस खाइए। हाँ, तो पोते पर तरस खाकर तो उसके भाग का 5वां हिस्सा उसे दे चुकी हूँ। अब मैं तो सिर्फ अपना भाग तुम लोगों से वापस मांग रही हूँ। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि मेरे भाग में से तुम लोग केवल मुझे 3 हिस्से ही दे दो। मैं अपने भाग के भी 4 हिस्से कर देती हूँ, 3 इन बच्चों के और 1 तुम्हारे बच्चे का। अब तुम्हारे बच्चे की खातिर मैं श्वेता के बच्चों का हक तो नहीं मार सकती ना। इतना कहकर वह श्वेता के साथ अंदर चली गई। अरविंद और कीर्ति वहीं खड़े खड़े सारा तमाशा देखते रह गए। दोनों यह सच्चाई अब तक नहीं पचा पा रहे थे कि कुछ महीनों पहले जिस श्वेता ने इतना बड़ा ढोंग करके जायदाद में अपना हक मांगा था, वह स्क्रिप्ट उनकी माँ ने लिखी थी। वो खेल उनकी माँ ने ही उस दिन उनके नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए रचाया था।
जिस जेठानी और उसके बच्चों को वह लोग कुछ महंगे सस्ते तोहफे देकर वहाँ से रफा दफा कर देना चाहते थे और उसके पश्चात उस बंगले के कागजात अपने नाम करवाने के बाद कोई बहाना बनाकर जिस माँ को वो विधवा आश्रम में छोड़कर सारी जायदाद हड़प लेना चाहते थे, वह माँ और वह जेठानी और उनके बच्चे आज उस बंगले के मालिक थे और वो लोग बाहर खड़े हुए अनजान लोगों की भीड़ में खड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे, ताने मार रहे थे और अपने किए पर पछतावा कर रहे थे। शायद इसलिए कहते हैं साथियों कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वह सीधा एक्शन करती है। तो साथियों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है और यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।